दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में प्रियम्बल से रिलेटेड जितने भी डिबेट्स एंड डिस्कशन है, समय समय पर इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि प्रियम्बल में जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, जो डिफरेंट नोमेनक्लेचर है, जो उसको मेटाफर यूज किया गया उसमें, तो उसका मतलब समझेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे और उसको संविधान के डिफरेंट प्रोविजन से रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखेंगे कि किस तरह प्रियम्बल में संविधान के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख है और उसको बेस बनाकर पूरा संविधान एक तरह से तैयार है। तो वो बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक सिद्धांत, बेसिक बेसिक फिलोसफी वहां पर दिखाई पड़ता है। तो उस चीज को डिस्कस करना, उसको समझना है। प्रियम्बल यूपीएससी का काफी फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे साल यूपीएससी प्रियम्बल से रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछती रही है और मैं सभी क्वेश्चन समय समय पर इससे पूछा भी जाता रहा है। तो उस लिहाज से देखें तो काफी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। साथ ही जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो प्रियम्बल का एक तरह से जो बेसिक फिलोसफी है, जो उसमें टर्मिनोलॉजी है, उसको आप कोट करके अपने आंसर को काफी वैल्यू एडिशन उसमें डाल सकते हैं, वैल्यू एडिशन उसमें उसको इनरिच कर सकते हैं। तो उस लिहाज से देखें तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए प्रियम्बल डिस्कस करना काफी एक तरह से जरूरी है। और पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट जीएस2 के हिसाब से देखें तो बेस ही है प्रियम्बल। जब तक आप प्रियम्बल नहीं समझेंगे तब तक पॉलिटी के जो डिफरेंट सेक्शन है उसको समझना काफी मुश्किल हो जाता है। तो उस लिहाज से भी काफी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं प्रियम्बल। देखिए ये प्रियम्बल है, यही प्रियम्बल है। प्रियम्बल का ये इमेज है जो संविधान में दिखाई पड़ता है, वो एक पेज का है और ये उसका लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, ये ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है। तो इस तरह से उसका लैंग्वेज है। हम लैंग्वेज तो डिस्कस करेंगे, उसके डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो वर्ड्स इसमें प्रयोग किए गए उसको तो एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, उसके मीनिंग को समझना ही है। फिलहाल हम इमेज देखते हैं। ये उसका हिंदी में अनुवाद है, हिंदी में प्रियम्बल प्रस्तावना दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये इमेज है, यही प्रियम्बल है। इसी को हमको डिस्कस करना है। अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो प्रियम्बल का डिफिनेशन क्या हो सकता है उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए प्रियम्बल को तो इंग्लिश में प्रियम्बल ही बोलते हैं, हिंदी में इसका मतलब होता है प्रस्तावना। देखिए प्रियम्बल और कुछ नहीं है। जैसे कोई भी बुक होता है तो बुक में क्या हो, बहुत सारा कंटेंट होता है, काफी पेजेस होते हैं उसमें, बहुत सारे उसमें मटेरियल होते हैं, कंटेंट होते हैं। लेकिन उसका प्रियम्बल क्या हो सकता है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म में होता है। तो प्रियम्बल क्या होता है, तो किसी भी बुक का जो एक तरह से इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, जो समराइजेशन वाला पार्ट होता है, वही उस बुक का या संविधान का बोल सकते हैं प्रस्तावना, ये प्रियम्बल है। ठीक है, तो इस लिहाज से देखें तो प्रियम्बल क्या है, तो ये एक इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, जिसमें जिसमें क्या दिखाई पड़ता है, संविधान के आदर्श, आदर्श सिद्धांत, मूल, आकांक्षा, आकांक्षा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो अब प्रियम्बल और कुछ नहीं, प्रियम्बल बस बोल सकते हैं कि संविधान का एक परिचय पत्र है, जिसमें संविधान के आधारभूत सिद्धांत, प्रिंसिपल, फिलोसफी, उसके दार्शनिक सिद्धांत, जो मूल्य है, जो आकांक्षाएं हैं, वो दिखाई पड़ता है। दूसरे तरीके से उसको हम सारांश भी बोल सकते हैं, समरी बोल सकते हैं। क्योंकि पूरा जो प्रियम संविधान है, संविधान को अगर हम एक पेज में समराइज कर दे तो वो प्रियम्बल वाले फॉर्म में आ सकता है, यानी उसका समराइजेशन है। ठीक है, तो ये हो गया प्रियम्बल प्रस्तावना। ठीक है। हम्म, देखिए अब तो ये तो प्रियम्बल इसका लैंग्वेज हो गया, प्रियम्बल का डेफिनेशन हम समझ लिए। प्रियम्बल का हम थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं कि इसका इतिहास कहाँ से दिखाई पड़ता है। देखिए अगर पूरे विश्व वैश्विक लेवल पर बात की जाए तो प्रियम्बल का सबसे पहले जिक्र अमेरिका के संविधान में दिखाई पड़ता है, क्योंकि अमेरिका के संविधान ने ही प्रियम्बल को पहली बार अपनाया था और वहीं से ये प्रचलन में आ गया था और डिफरेंट कंट्री सब भी इसको अपनाने लगे थे। तो बोल सकते हैं कि भारत में जो प्रस्तावना दिखाई पड़ता है वो अमेरिकी संविधान से बोल सकते हैं उससे प्रभावित है, या अमेरिकी संविधान चूंकि वहां पर प्रस्तावना का विचार वहां पर पहले से भी रहा है तो उसी को एक तरह से अपनाया गया है। ठीक है, लेकिन भारत के इतिहास के हिसाब से देखें किस तरह से प्रियम्बल विकास में आया है, तो उसको समझना है तो थोड़ा सा हम संविधान सभा की बैठक की बात कर सकते हैं। आपको पता है कैबिनेट मिशन जब आया 1946 में, तो उसी के तर्ज पर संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन करने का एकमात्र उद्देश्य क्या था कि संविधान बनाना था पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, कि संविधान किस तरह से हो सकता है, उसमें डिफरेंट प्रोविजन कैसे बनाए जा सकते हैं, डिफरेंट प्रावधान कैसे हो सकते हैं जो पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को एक्सेप्ट हो सके और सभी देश से सभी लोगों की आकांक्षाओं को उसमें शामिल किया जा सके। तो उस तर्ज पर बनाया गया था। तो आपको पता है कि 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी तो उसमें नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था।
और उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने का सिंपल सा मतलब क्या था? तो सिंपल सा उद्देश्य इसका यही था कि ये जो सदस्य संविधान बना रहे हैं उसके लिए एक तरह से मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करे, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव में ही बेसिक फिलॉसफी जो उसके सिद्धांत है, जो आदर्श है, जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा आकांक्षा है, जो हम राष्ट्र के रूप में अपने सपना देख रहे हैं, तो उस आदर्श को उसमें उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से पेश किया गया था और उसी को बेस बना के संविधान लिखा गया था। ठीक है, आगे चलकर क्या होता है कि इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बेस बनाते हुए 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में उसको स्वीकार कर लिया जाता है। अब चूंकि प्रस्तावना क्या उद्देश्य प्रस्ताव से आया हुआ है, इसीलिए प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहते हैं। उद्देश्य का भी कहा जाता है। एक हिंदी इसका ये भी होता है, प्रियम्बल इंग्लिश में है, प्रस्तावना एक शब्द है, उद्देश्य का भी बोलते हैं। उद्देश्य का इसलिए क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव से इसका रूट्स दिखाई पड़ता है, वहीं से इसका इतिहास दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको उद्देश्य प्रस्ताव के तर्ज पर उद्देश्य का भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रस्तावना का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गया। अब चूंकि देखिए प्रियम्बल में डिफरेंट लैंग्वेज है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स का प्रयोग किया गया, टर्मिनोलॉजी है, और शुरुआत होता है हम भारत के लोक से और खत्म होता है तिथि पर। तो अगर हम उसको कंपोनेंट में डिवाइड करें, यानी हम बोल सकते हैं कि प्रियम्बल से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उसके बेसिक को डिवीजन करें तो उसके 4 कंपोनेंट दिखाई पड़ते हैं। यानी बोल सकते हैं कि पूरे प्रियम्बल को हम 4 वर्ग में कैटेगराइज कर सकते हैं, कंपोनेंट डिफरेंट सेक्शन में बांट सकते हैं। और वो 4 कंपोनेंट क्या होगा? तो सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन हमको प्रियम्बल से निकलता है वो निकलता है संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। अब देखिए संविधान के आधार का अधिकार का स्रोत, संविधान के अधिकार का स्रोत मतलब क्या कि संविधान जो बना है, संविधान जो अपनी शक्ति प्राप्त करता है, वो शक्ति प्राप्त करता है तो उसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ पावर क्या है। तो प्रस्तावना में इस बात का जिक्र है, और जिक्र क्या है कि प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान अपना अधिकार भारत के लोगों से प्राप्त करता है। भारत के लोगों से प्राप्त कैसे करता है? तो इसके लिए जरूरी है कि आप संविधान प्रस्तावना को देखिए। प्रस्तावना की लैंग्वेज क्या है? शुरुआत में ही है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को ये प्रस्तान प्रदान करने के लिए, यानी बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्ट ही है, हम भारत के लोग भारत को ये बनाना चाह रहे हैं, इस उद्देश्य की उसे बनाना चाह रहे हैं। यानी जो राष्ट्र के रूप में जो कल्पना किया गया, जो हमारा उद्देश्य है, उसको प्राप्ति करने के लिए जो शक्ति चाहिए होता है, वो सोर्स क्या है? वो है पीपुल्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोग, हम भारत के लोग। वहां से शक्ति उसको गेन करता है, वहां से शक्ति उसको मिलता है। ठीक है। हम्म तो संविधान के अधिकार का स्रोत क्या हो गया? तो बोल सकते हैं कि प्रस्तावना में कहा गया कि संविधान अपना अधिकार भारत के लोगों से प्राप्त करता है। दूसरा क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, कैटेगराइजेशन, दूसरा जो इसका कंपोनेंट वो क्या है? भारतीय राज्य की प्रकृति क्या होगा, नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ स्टेट क्या हो सकता है, उसका डिस्कशन है। और नेचर क्या होगा? तो प्रस्तावना में स्पष्ट जिक्र है क्या नेचर होगा। तो यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य घोषित करता है। देख रहे हैं, स्पष्ट मेंशन है। प्रस्तावना की लैंग्वेज पढ़ी, यहां तक तो था कि गणराज्य, यहाँ पे क्या है, हम भारत के लोग, ये पावर, सोर्स ऑफ पावर का जिक्र है। फिर क्या, भारत को एक संपूर्ण क्या, तो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को ये उद्देश्य देना है, इस तरह से। तो भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है? तो भारतीय राज्य की प्रकृति यही है कि प्रभुत्व संपन्न बनाना है, समाजवादी बनाना है, पंथ निरपेक्ष बनाना है, उसको लोकतंत्रात्मक बनाना है, गणराज्य बनाना है। तो इस तरह से उसका एक तरह से नेचर दिखाई पड़ता है, नेचर का स्पष्ट जिक्र है प्रस्तावना में। ठीक है। हम्म तीसरा कंपोनेंट दिखाई पड़ता है संविधान का उद्देश्य, यानी संविधान का उद्देश्य क्या है। पहले तो हमने देखा कि संविधान के जरिए हम जो राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं तो उसका नेचर क्या होगा, तो नेचर का जिक्र कर ले। फिर उसके बाद जो राष्ट्र बनेगा, नेचर बनने के बाद राष्ट्र का कुछ ऑब्जेक्टिव है, कोई उद्देश्य है, कुछ लक्ष्य है जिसको प्राप्त करना है, तभी तो संविधान बनाया गया है। और उस लक्ष्य क्या है? तो ये सभी नागरिकों के लिए न्याय की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, समानता की बात करता है, बंधुत्व के उद्देश्य के रूप में परिभाषित करता है, उल्लेखित करता है। सभी राज्य के सभी नागरिकों को ये लक्ष्य प्रदान कर रहा है। लेकिन प्रस्तावना की लैंग्वेज पढ़िए। अब आगे क्या, यहाँ तक तो पढ़ लिए थे। तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कर रहा है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता की बात कर रहा है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, देख रहे हैं, गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कर रहा है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए बात कर रहा है। यानी ये उसका उद्देश्य है, ये उसका लक्ष्य है, ये उसका गोल है कि एक राष्ट्र के तौर पर न्याय की बात कर रहा है, स्वतंत्रता की बात कर रहा है, समानता की बात कर रहा है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बंधुता को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। ये उसका टारगेट हो गया, ये उसका गोल हो गया, ये उसका लक्ष्य हो गया, प्रस्तावना में दिखाई पड़ता है। ठीक है।
और चौथा कंपोनेंट जो दिखाई पड़ता है, जो इन्फॉर्मेशन देता है, वो है कि संविधान को अपनाने की तिथि। और तिथि क्या है कि यह 26 नवंबर 1949 को इसके अपनाने की तारीख निर्धारित करता है। देखिए, प्रियम्बल में संविधान को अपनाने का डेट भी जिक्र है, और यही खूबसूरती हो जाता है प्रियम्बल का। देखिए यहाँ पे स्पष्ट है, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। देख रहे हैं, ये इसमें डेट का स्पष्ट जिक्र है। और इस लिहाज से देखें तो संविधान का जो प्रस्तावना है, उसको जो डिफरेंट कंपोनेंट है, तो उसमें से 4 तरीके के इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। पहले संविधान के जो सोर्स है, शक्ति का जो सोर्स है, उसका जिक्र है, और जिक्र क्या है, हम भारत के लोग। दूसरा है कि नेचर क्या हो सकता है। तीसरा है कि वो संविधान का उद्देश्य क्या हो सकता है। चौथा है कि संविधान को अपनाने की डेट, जो तारीख है, वो तारीख मेंशन है, वो तारीख क्या है, तारीख क्या है, 26 नवंबर 1949। ठीक है। अब हम चूंकि कंपोनेंट को डिस्कस कर लिए, उसके सारे घटक को डिस्कस कर लिए, अब हम एक एक करके जो उसमें टर्मिनोलॉजी का जो प्रयोग किया गया है, जो उसके मीनिंग्स निकलते हैं, उसको डिस्कस करना है, उसको रिलेट करना है संविधान के डिफरेंट प्रोविजन से। तभी हम उसके पूरा होलिस्टिक में क्रक्स को समझ भी पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड जो संविधान की प्रस्तावना में दिखाई पड़ता है, वह है हम भारत के लोग। स्टार्टिंग यहीं से हुआ है, हम भारत के लोग से ही स्टार्ट हुआ है प्रस्तावना। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से क्या सेंस है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। हम भारत के लोग, इंग्लिश में बोलेंगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए, इससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकल रहा है। सबसे पहला निकल रहा है कि हम भारत के लोग से ये निकल रहा है कि ये संविधान के शक्ति के स्रोत का जिक्र कर रहा है। स्रोत का जिक्र कर रहा है। और अभी हमने परिमल जब स्टार्ट किया था, तो उसमें स्पष्ट जो कंपोनेंट डिस्कस किए थे, तो उससे पहला पॉइंट ही हमारा था कि संविधान की शक्ति का स्रोत है। और स्रोत क्या, हम भारत के लोग। यानी बोल सकते हैं कि संविधान की शक्ति के स्रोत के रूप में हम भारत के लोग की कल्पना कर रहा है। और यह हम भारत के लोग से दूसरा क्या है, यहाँ की जो जनता है। यानी बोल सकते हैं कि संविधान को बनाने का जो काम है, जो दायित्व है, वो भारत के लोग ने ही निभाया। और वो निभाया किसके लिए, तो वो खुद के लिए। यानी यहाँ पर शासक भी खुद है और शासित भी खुद है। ठीक है। जनता क्या है, शासक भी है तथा शासित भी है। सकते हैं संविधान का खुद निर्माण किया और खुद निर्माण किया, और किसके लिए किया, तो अपने लिए किया। देख रहे हैं, ये 3 तरह के इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया की जो टर्मिनोलॉजी प्रयोग किया गया, उससे निकलता है। ठीक है। हाँ, इसका अगर लैंग्वेज देखेंगे तो क्या है कि यह वाक्यांश है जो पुष्टि करता है कि भारत का संविधान अपने अधिकार और वैधता भारत के लोगों से प्राप्त करता है। पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया। दूसरा है, यह वाक्यांश बताता है कि संविधान किसी बाहरी पराधिकार द्वारा थोपा नहीं गया है, बल्कि लोगों द्वारा उनकी सामूहिक इच्छा, देख रहा है, सामूहिक इच्छा और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करते हुए स्वयं तैयार और अपनाया गया है। यानी खुद ही बनाया और खुद ही अपनाया है, खुद के लिए बनाया है, खुद ही बनाया है। तो वो फॉर्म उसका दिखाई पड़ता है। ठीक है। तीसरा क्या है, यह नागरिकों को खुद पर शासन करने, देख रहे हैं, खुद पर शासन करने यानी शासक, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए निहित शक्ति और जिम्मेदारी का प्रतीक है। तो मूलतः ये 3 पॉइंट हम भारत के लोग से निकलता है। जो टर्मिनोलॉजी दिखाई पड़ता है, उसका वाक्यांश जो है, उसका जो मीनिंग है, जो उसका अर्थ है, वो दिखाई पड़ता है। अगला पॉइंट है संप्रभुता। संप्रभुता को इंग्लिश में बोलते हैं सोवरेनिटी। सोवरेनिटी दूसरा शब्द का प्रयोग किया गया। अभी समझते हैं कि सोवरेनिटी का सिंपल सा अर्थ क्या है। देखिए, संप्रभु शब्द का अगर हम बात करेंगे, लैंग्वेज में देखें, तो संप्रभु शब्द का तात्पर्य है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही उस पर प्रभुत्व रखता है। संप्रभु का सीधा सा मतलब है कि भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में अपना कानून खुद बना सकता है, खुद उसको विनियमित कर सकता है, खुद उसको लागू कर सकता है। यानी बाहर और आंतरिक दोनों परिस्थिति में देखा जाए तो किसी भी राष्ट्र से बंधा हुआ नहीं है, किसी भी कानून से बंधा हुआ नहीं है। अपने आंतरिक मामलों का प्रावधान खुद कर सकता है, और बाहरी बाहरी सुरक्षा के हिसाब से देखे तो भी वो प्रोविजन भारत खुद बना सकता है। तो एक संप्रभु राष्ट्र की यही जिम्मेदारी है। यानी बोल सकते हैं कि यह एक स्वशासित राज्य है। यानी ये किसी शासन में नहीं है, खुद के शासन में है, और अपने बाहरी, देख रहे, अपने बाहरी और आंतरिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र है। ये दूसरा पॉइंट है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत क्या कर सकता है,
अपनी किसी भूमि को विदेशी राष्ट्र को ट्रांसफर भी कर सकता है, और साथ ही किसी विदेशी भूमि को भारत में शामिल भी कर सकता है। तो संप्रभु राज्य का ये पावर होता है। तीसरा पॉइंट ही हमारा यही है कि एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत या तो किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है और अपने क्षेत्र का एक हिस्सा किसी विदेशी राज्य के पक्ष में दे सकता है। ये तीसरा पॉइंट अगर आपको इसका एग्जाम्पल देखना है तो एग्जाम्पल है बांग्लादेश के साथ भारत का जो एक तरह से डील हुआ था, और उसमें करीब 100वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारत सरकार ने क्या किया था कि कुछ जो बॉर्डर वाले इशू थे वहां पर कुछ लैंड को बांग्लादेश को ट्रांसफर किया गया था, और बांग्लादेश के कुछ एरिया को भारत अपने क्षेत्र में शामिल किया था। तो वो लैंड का ट्रांसफर हुआ था, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संशोधन करना पड़ा था वहां पर, उसके जरिए हुआ था। तो एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत ऐसा कर सकता है। तो संप्रभु राष्ट्र का बेसिक सिंबल ही मतलब ही यही है कि आंतरिक और बाह्य मामलों में वो अपना प्रशासन खुद तय कर सकता है, किसी भी राष्ट्र के कंट्रोल में नहीं है, वो स्वतंत्र है अपने प्रबंधन, अपने मामलों को देख रेख करने के लिए। ठीक है, हाँ, ये उसका मैप है। एक संप्रभु राष्ट्र के हिसाब से देखें तो भारत का मैप है, और ये एक तरह से उसका बॉर्डर है, और इस बॉर्डर में जो भारत का जो एक तरह से बॉर्डर एरिया है, तो उस बॉर्डर एरिया के भीतर भारत अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। ठीक है, दूसरा है समाजवाद। सोशलिज्म शब्द का प्रयोग किया गया। सोशलिज्म शब्द का क्या मतलब है उसको समझते हैं। देखिए, समाजवादी शब्द का अर्थ क्या है? तो ये एक ऐसे सामाजिक आर्थिक प्रणाली की कल्पना करता है जहां पर धन, संसाधनों और अवसरों का एक तरह से समान वितरण हो सके, और समान वितरण के माध्यम से क्या करना है, तो जो लोगों के बीच में जो आर्थिक असमानता है उसको कम करना है, आर्थिक असमानता को कम करना है। यानी बोल सकते हैं कि समाजवादी एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी सामाजिक आर्थिक प्रणाली की कल्पना करता है जहां पर लोगों के बीच में जो आर्थिक असमानता है उसको कम किया जा सके। कम कैसे हो सकता है? तो धन का, संसाधनों का, अवसरों का एक तरह से समान रूप से वितरण हो सके, गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है उसको कम किया जा सके। तभी तभी तो भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाया गया है। डीपीएसपी में भारत को क्या बोला गया? आर्टिकल 37 में वेलफेयर स्टेट, इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य होने का पीछे जो मकसद क्या है? मकसद यही है कि सभी लोगों के बीच में एक तरह से समानता स्थापित किया जाए, जो गरीब और अमीर के बीच में जो एक तरह से खाई दिखाई पड़ता है उसको कम किया जाए, समाजवादी लक्ष्य को ऊपर बढ़ाया जाए, ताकि एक तरह से सामाजिक न्याय की अपेक्षाओं को भी पूरा किया जा सके। ठीक है। अब देखिए, भारत में समाजवाद का जो भारतीय शब्द है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, और लोकतांत्रिक समाजवाद में यहाँ पर एक तरह से मिश्रित आर्थिक प्रणाली दिखाई पड़ता है। आपको पता है मिश्रित आर्थिक प्रणाली में क्या होता है? तो उसमें क्या होता है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। मिश्रित और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र एक साथ रहते हैं और काम करते हैं, और ये सबसे बेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम जो हमारा आदर्श था एक तरह से दिखाई पड़ता है। तो निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है, और सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से जो गरीब का तबका है, जो सामाजिक हिसाब से देखे जो पीछे पड़ा हुआ है, उसको मुख्य धारा में लाना है, उसको एक तरह से सशक्तिकरण करना है। तो दोनों क्षेत्र की भूमिका काफी जरूरी हो जाती है आर्थिक समृद्धि के हिसाब से। तो भारत में एक तरह से लोकतांत्रिक समाजवाद के माध्यम से मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है। तीसरा वर्ड है सेक्युलरिज्म, जिसको पंथ निरपेक्षता भी बोलते हैं। पंथ निरपेक्षता का क्या मतलब है? देखिए, धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं या पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द धार्मिक तटस्थता के सिद्धांत को बताता है, और धार्मिक तटस्थता के माध्यम से क्या है कि राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यानी बोलते हैं कि राज्य और धर्म, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, और ना ही किसी राज्य जो है वो धर्म को बढ़ावा देगा। धार्मिक पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता का सिंपल से यही मतलब है कि धर्म राज्य का और धर्म से बिल्कुल अलगाव है। ठीक है, ये बेसिक सेंस है। लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से देखेंगे, भारतीय परिवेश के हिसाब से देखेंगे, तो यहाँ पर पंथ निरपेक्षता का एक तरह से सकारात्मक अवधारणा दिखाई पड़ता है। पश्चिमी राष्ट्र में क्या है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, तो राज्य और धर्म एक तरह से कंप्लीट सेपरेशन है, कोई एक तरह से मेल जोल नहीं है, राज्य धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में समय समय पर भारत राष्ट्र के तौर पर किसी भी धार्मिक मामलों में कोई कुरीति है, कोई अन्याय हो रहा है, कोई एक तरह से नैतिक पतन हो रहा है, तो उसको दूर करने के लिए राज्य हस्तक्षेप भी करेगा। ठीक है, जैसे ट्रिपल तलाक के मामले में तलाक़ी बिद्दत को जो खत्म करना था, तलाक़ी बिद्दत को खत्म करना था, तो एक तरह से बिल लाया गया था, भारत सरकार ने बिल लाया था और उसको खत्म किया था। तो ये बोल सकते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक तरह से हस्तक्षेप भी था, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी था, लेकिन वो सकारात्मक विभेद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह हस्तक्षेप जरूरी हो गया था, क्योंकि महिला जो एक तरह से सामाजिक न्याय की बात हो रहा है, जो जेंडर जस्टिस की बात हो रहा है, उसको फुलफिल करना था, तो उस लिहाज से वो जरूरी था। देख रहे, दूसरा वर्ड ही है कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कि हमारे देश में सभी धर्मों को उनकी ताकत के बावजूद राज्य से समान दर्जा और समर्थन प्राप्त है। ठीक है, सभी धर्मों के साथ एक तरह से समान रूप से व्यवहार करेगा और उसको आगे बढ़ाने के लिए बढ़ावा भी देगा। यह सिद्धांत भारत जैसे बहुलवादी समाज में सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता और धार्मिक विविधता के प्रतीक सम्मान को बढ़ावा देता है।
ये है पंथनिरपेक्षता का सिंपल सा मतलब कि धार्मिक तटस्थता, यानी धार्मिक धर्म से तटस्थ होके राज्य काम करेगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, उसी को बोलते हैं पंथनिरपेक्षता। अगला वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का सिंपल सा हिंदी में क्या है अर्थ? लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो देखिए, लोकतांत्रिक शब्द एक ऐसी सरकार की स्थापना करता है जो क्या करता है, जो एक तरह से लोगों के प्रति जवाबदेह हो और शासितों के सहमति के आधार पर संचालित हो। इसका सिंपल सा मतलब क्या है? लोकतांत्रिक सरकार क्या है? जो ऐसी सरकार जो जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाई गई हो। यानी उसका मूल लक्ष्य क्या होगा कि लोगों का अधिकतम कल्याण, जनता का कल्याण किया जाए, जनता के आदर्शों को पूरा किया जाए। तभी तो वो लोकतांत्रिक सरकार होगा, क्योंकि जनता के जो इसमें एक तरह से मत होते हैं वो काफी सर्वोच्च होता है। जनता का जो हित होता है वो काफी सर्वोच्च होता है, उसी को पूरा करना है, और ऐसे शासन पद्धति को ही लोकतांत्रिक शासन पद्धति हम बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि भारतीय संविधान एक प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र का प्रावधान करता है, जिसके तहत क्या है, कार्यपालिका अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार है। देख रहे हैं, कार्यपालिका जो क्या है वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी है अपने सारे कृत्यों के लिए, सारे कार्यों के लिए। प्रतिनिधि लोकतंत्र का प्रोविजन करता है, यह है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि सभी वयस्कों के लिए सार्वभौमिक मतदान अधिकार, समय समय पर चुनाव और कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कुछ विशेषताओं के आधार पर भेदभाव अनुपस्थित भारत की राजनीतिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक प्रकृति के संकेत है। संविधान के माध्यम से क्या गया कि संविधान जो सरकार है, सरकार के मनमाजी पूर्ण कार्यों को रोक लगाया गया है और वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप काम करने को हेतु प्रेरित किया गया है, ताकि जनता का अधिकतम कल्याण हो सके। तभी तो संविधान बोलते हैं ना, संवैधानिक सरकार का मतलब क्या है कि संविधान से बंधा हुआ है वह सरकार मनमौजी तरीके से काम नहीं कर सकता, और यही तानाशाही सरकार बनने को रोकता है, ये प्रोविजन। ठीक है, लोकतांत्रिक शब्द में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का क्या उद्देश्य है कि सामाजिक दृष्टिकोण से सभी को एक तरह से समान अधिकार मिले। आर्थिक लोकतंत्र के हिसाब से क्या है, तो सभी जो आर्थिक संसाधन है उसका न्यायपूर्ण वितरण हो सके, लोगों का अधिकतम कल्याण हो सके, आर्थिक असमानताओं को दूर किया जा सके। यह है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। आपको पता है, राजनीतिक लोकतंत्र के लिए फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार की बात होती है, वहां पर राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात होती है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का जो आदर्श है वो डीपीएसपी के माध्यम से पूरा करने की बात कही जाती है। और जब तक सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श पूरा नहीं होगा, तब तक राजनीतिक लोकतंत्र को मूल रूप से सही तरीके से धरातल पर लागू ही नहीं किया जा सकता। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार थे। अंबेडकर जी का मानना था, स्पष्ट रूप से मानना था कि जब तक सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा, आप राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित कर ही नहीं सकते। वो एक तरह से दूर की कौड़ी हो सकती है, वो एक तरह से सपना हो सकता है। तो उसको आदर्श को पूरा करने के लिए साथ में आपको सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को भी पूरा करना होगा। ठीक है। अगला पॉइंट है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब गणतांत्रिक व्यवस्था। देखिए, दो तरह की व्यवस्था होती है। देखा जाए तो दो तरह की व्यवस्था होती है। एक होती है राजशाही, एक होता है गणतंत्र व्यवस्था। देखिए, राजशाही व्यवस्था में क्या होता है कि जो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होगा, वो वंशानुगत होगा। वंशानुगत मतलब जो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी, जैसे राजा है तो राजा के बाद राजा का बेटा बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा बनेगा, इस तरह से जो प्रणाली वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये एक राजशाही तंत्र हो गया, राजशाही व्यवस्था हो गया। जैसे ब्रिटेन में दिखाई पड़ता है। ब्रिटेन में क्या है, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वहां का राजा है, वहां का शासक है, जो उसका चुनाव नहीं होता है। लेकिन गणतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है कि राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी है उसका चुनाव होगा, इलेक्शन होगा। राज्य का सर्वोच्च शासक का चुनाव होता है। जैसे भारत में क्या है, भारत का राज्य, भारत में देखा जाए तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन है, सबसे सर्वोच्च शासक कौन है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का एक तरह से इलेक्शन होता है, और कोई भी व्यक्ति वहां पर पहुंच सकता है। तो गणतांत्रिक व्यवस्था का सिंपल सा मतलब है कि जो राज्य है, जो राष्ट्र है, वहां पर जो भी पद है, चाहे कितना भी एक्सट्रीम केस है, कितना बड़ा से बड़ा पद है या छोटा से छोटा पद है, किसी भी पद पर भारत का कोई भी नागरिक वहां पहुंचने के लिए एलिजिबल है, वहां पहुंच सकता है, और वो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर वहां पहुंच सकता है। सभी के लिए खुला है। तो गणतांत्रिक व्यवस्था को इसी तरीके से समझते हैं। लैंग्वेज देखना है तो लैंग्वेज ऐसे देखते हैं कि गणतंत्र शब्द सरकार के, देख रहे हैं, सरकार के एक ऐसे रूप को दर्शाता है जहां राज्य का मुखिया वंशानुगत या वंश के आधार पर नियुक्त होने के बजाय, देख रहे हैं, लोगों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है।
नियुक्त नहीं होगा, बल्कि उसका इलेक्शन होगा, बल्कि बल्कि उसका चुनाव होगा और तभी वो बनेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि यह राजशाही की अस्वीकृति और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना को दर्शाता है, जहां सरकार का अधिकार शासितों की सहमति से प्राप्त होता है। देख रहे हैं, शासितों की सहमति से प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर गणतंत्र का अर्थ दो अतिरिक्त बातें भी है। यहाँ पर गणतंत्र में दो तरीके से बात दिखाई पड़ता है। पहला बात क्या है कि राजनीतिक संप्रभुता, यानी राजा जैसे एकल शासक के बजाय जनता में निहित होता है। राजनीतिक संप्रभुता यानी बोल सकते हैं कि जो शासक है, जो शासन है, वो किसी राजा में शामिल नहीं है, बल्कि आम आदमी के वहां पर जो लोग है, जनता में, आम जनता के भीतर शामिल है। और वो जनता अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी भी शासक को उखाड़ फेंक सकता है, क्योंकि वहां पर चुनाव की एक तरह से वरीयता है। चुनाव के माध्यम से जनता का जो मत है, जनता का जो हित है, वो सर्वोच्च हो जाता है। यानी बोल सकते हैं कि राजनीतिक संप्रभुता राजा में नहीं बल्कि जनता में निहित है। और दूसरा क्या है कि यहाँ कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है, कोई भी विशेषाधिकार वर्ग प्राप्त नहीं है, वहां पर कोई उसकी उपस्थिति नहीं है। और सार्वजनिक कार्यालय, जब सभी सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिकों के लिए खुले हैं। देख रहे हैं, यानी कोई भी स्पेशल क्लास यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता है इसे गणतांत्रिक व्यवस्था में। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति भारत के सर्वोच्च पद पर, किसी भी पद पर पहुंच सकता है, वहां पर एलिजिबल है, वहां पर जा सकता है, वहां पर स्थापित हो सकता है। ठीक है। तीसरा है, अगला पॉइंट है जस्टिस, न्याय। अगला वर्ड जो है न्याय दिखाई पड़ता है। प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है, और न्याय शब्द के प्रयोग के माध्यम से तीन तरह के न्याय की बात करता है। पहला है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का क्या मतलब है? तो यह कहता है कि जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग आदि जैसे सामाजिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा और सभी नागरिकों के साथ समानतापूर्ण व्यवहार होगा, सामाजिक सशक्तिकरण की बात होगा। दूसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का क्या आदर्श है? आर्थिक न्याय के माध्यम से, आर्थिक न्याय के आदर्श को पूरा करने के लिए इसका क्या लक्ष्य है कि जो आर्थिक संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, जो एक तरह से जो वहां पर जो एक तरह से धन संपत्ति दिखाई पड़ता है, उसका समानपूर्ण न्यायपूर्ण वितरण होगा, और सभी लोगों के बीच में एक तरह से जो गरीब और अमीर के बीच में जो खाई दिखाई पड़ता है उसको कम किया जाए, आर्थिक असमानताओं को कम किया जाए। ठीक है। तीसरा है राजनीतिक न्याय की बात करता है इसमें। इसका तात्पर्य क्या है कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, सभी राजनीतिक कार्यालयों तक समान पहुंच होगा, सरकार में समान, देख रहा है, सरकार में समान आवाज मिलनी चाहिए, यानी राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। सभी वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व वहां पर स्थापित हो, सभी वर्गों का एक तरह से राजनीतिक जो एक तरह से संस्था है उसमें उसका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए SC ST वर्ग को आरक्षण का प्रावधान दिया गया है लोकसभा में या विधानसभा में दिखाई पड़ता है। तो उसका उद्देश्य यही है कि SC ST वर्ग के लोग भी अपने प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित कर सके। और देखो, जो ये न्याय का आदर्श दिखाई पड़ता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये रूसी क्रांति से लिया गया है और भारत के संविधान में शामिल किया गया है। ठीक। अगला है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, उसको समझते हैं। देखिए, स्वतंत्रता शब्द का अर्थ है कि व्यक्तिगत वृद्धि और विकास के अवसर प्रदान करने के साथ साथ व्यक्तियों की गतिविधि पर प्रतिबंधों की अनुपस्थिति। स्वतंत्रता का सिंपल सा मतलब है कि व्यक्ति के बहुआयामी विकास के लिए जो भी जरूरी है उसमें रिस्ट्रिक्शन को कम किया जाए, प्रतिबंध को जितना भी कम कर सकते हैं कम किया जाए, तभी स्वतंत्रता के आदर्श को हम सुनिश्चित कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तो सिंपल सा अर्थ है कि स्वतंत्रता शब्द का अर्थ है कि व्यक्तिगत वृद्धि और विकास के अवसर प्रदान करने के साथ साथ व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध की अनुपस्थिति होना चाहिए। प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए, देख रहे हैं, विचार की स्वतंत्रता की बात करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, विश्वास की स्वतंत्रता की बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। इस सभी को मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास करता है, जो कि कानून के अदालत में लागू करने योग्य है। देख रहे हैं, भारत का जो संविधान है कितना प्रोग्रेसिव है। स्वतंत्रता के माध्यम से वो विचार की स्वतंत्रता, आप कोई भी विचार प्रकट कर सकते हैं। अभिव्यक्ति मतलब कोई भी चीज आपके मन में आ रहा है उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसको उसके माध्यम से डिमांड कर सकते हैं। विश्वास की स्वतंत्रता है, आप किसी भी धार्मिक संप्रदाय, किसी भी विश्वास, किसी भी थ्योरी, किसी भी फिलोसफी को आप मान सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। तो सभी स्वतंत्रता की बात इसमें किया गया है, और फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इससे रिलेटेड प्रोविजन भी किया गया है, और उसमें उसको सुनिश्चित करने की बात की जा रही है। यानी आप, अगर आपका इसका इसमें से किसी चीज का उल्लंघन हो रहा है तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, वहां पर अपने अधिकारों की मांग भी कर सकते हैं। ठीक है। अगला है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या है? समानता की बात करता है। और समानता के माध्यम से क्या सुनिश्चित करता है, इसका क्या अर्थ है? देखिए, समानता शब्द का अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों का अभाव, देख रहे हैं,
विशेषाधिकारों का अभाव, यानी सभी वर्ग जो एक तरह से समान रूप से है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है और कोई भी एक तरह से जो स्पेशल क्लास है उसकी अनुपस्थिति दिखाई पड़ता है। यानी बोल सकते हैं बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान किया गया है और इसका सही सेंस होता है समानता, इक्वालिटी। ठीक है। प्रस्तावना क्या करता है? भारत के सभी नागरिकों के लिए 3 आयामों में स्थिति और अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। 3 आयाम क्या है? तो पहला नागरिक समानता। नागरिक समानता क्या है? तो मौलिक अधिकार के माध्यम से नागरिक समानता की बात की गई, यानी सभी नागरिकों के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित किया गया, कुछ अधिकार सुनिश्चित किया गया, कुछ अधिकार को लागू किया गया है। दूसरा है राजनीतिक समानता, यानी चुनाव से संबंधित राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से सभी लोगों को एक तरह से इक्वालिटी प्रदान किया गया। जैसे वोट का अधिकार है, तो सभी लोगों को वोट का अधिकार दिया गया है। ठीक है, मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार सभी लोगों को है। तीसरा आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का मतलब क्या है? तो आर्थिक समानता है तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जैसे कि अनुच्छेद 39 में लिखित है कि राज्य को समान काम के लिए समान वेतन जैसे सुविधा होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये आर्थिक जो समानता है उसको सुनिश्चित किया गया है, यानी एक काम के लिए एक ही वेतन होना चाहिए, चाहे पुरुष हो या महिला हो, उसमें कोई विभेद नहीं होना चाहिए। जैसे डीपीएससी में आर्टिकल 39D में स्पष्ट प्रोविजन है कि इक्वल पे टू इक्वल वर्क, है ना? तो उसमें प्रोविजन दिखाई पड़ता है और समानता के माध्यम से इन 3 आयामों पर विशेष बल दिया गया है प्रस्तावना में, जो कि संविधान के आधारभूत सिद्धांतों को भी पुष्टि करता है। देखिए, समानता को समझना है तो 2 शब्द प्रयोग होता है, एक समानता और दूसरा दूसरा दिखाई पड़ता है समता। समानता और समता। देखिए, समानता और समता में क्या अंतर है? देखिए, समानता जो हो गया थोड़ा नैरो सेंस हो गया और समता काफी ब्रॉड सेंस में हो गया। समानता के अंतर्गत ये माना जाता है कि जिसकी जो जरूरत है वो पूरा कर दिया जाए। देख रहे हैं? नहीं देखिए, एक होता है समानता, एक होता है समता। समानता काफी नैरो सेंस में होता है, समता काफी ब्रॉड सेंस में होता है। समानता, देखिए समानता को देखना है तो देखिए इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। समानता में सिंपल सा मतलब है कि एवरी वन गेट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग, सभी को इक्वल चीजें प्रोवाइड किया जाए। अब जैसे इसमें एक ये लंबा लड़का है, एक छोटी सी बच्ची है और ये एक विकलांग है। सभी को मैच देखना था तो समानता स्थापित करने के लिए क्या गया, एक छोटा सा टेबल तीनों को प्रोवाइड किया गया। लेकिन हम काम तो सेम ही कर रहे हैं, यानी समानता स्थापित कर दी, एक टेबल तीनों को प्रोवाइड कर दिया गया। लेकिन तीनों को प्रोवाइड टेबल करने के बाद भी तीनों आदमी अच्छे तरीके से मैच नहीं देख पा रहा है। ये काफी शानदार तरीके से देख पा रहा है, ये बच्ची देख ही नहीं पा रही है और ये इस पर चल ही नहीं पा रहा है। उसके बाद भी बोल रहे हैं ना कि एक संसाधन जो सभी को एक समान चीज प्रदान करने के बाद भी जो हमारा समानता का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो सभी लोगों को दिखाई पड़ना चाहिए, वो फुलफिल नहीं हो रहा है। लेकिन समता में क्या है? समता में है यह है कि एवरी वन गेट्स व्हाट दे नीड, मतलब जिसकी जो जरूरत है उसके हिसाब से उसको प्रदान किया जाए और उस हिसाब से प्रदान करेंगे तो वो जो हम आदर्श स्थापित करना चाहते हैं, जो भेदभाव को कम करना चाहते हैं, जो विशेषाधिकार वर्ग की जो उपस्थिति है उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, उसको हम पूरा कर सकते हैं। अब जैसे ये लंबा लड़का था तो ये नीचे से भी देख सकता था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये छोटी सी लड़की थी, इसको 2 टेबल प्रोवाइड कर दिया गया ताकि ये देख सके। इसको एक तरह से बॉक्स प्रोवाइड कर दिया गया, उस पर चढ़ा दिया गया ताकि ये मैच देख सके। यानी हम बोल सकते हैं कि इसमें जिसकी जो नीड थी उसको प्रोवाइड किया गया और तीनों आदमी मैच देखने के लिए एलिजिबल हो गया, मैच आसानी से देख पा रहा है। ये इक्विटी का समता है, इक्विटी का एक तरह से आदर्श है, उसका लक्ष्य है, उसका एक तरह से प्रोविजन है और उसको हम हिंदी में बोलते हैं समता। इसीलिए भारतीय संविधान में समानता जो इक्वलिटी शब्द का प्रयोग किया गया है उससे ज्यादा आगे बढ़ते हुए समता पर ज्यादा बल दिया हुआ है। इक्विटी की जैसे लक्ष्य को प्राप्त करने की बात उसमें दिखाई पड़ता है। ठीक है। हम्म। अगला वर्ड है फ्रेटर्निटी, इसको हम बोलते हैं बंधुता। बंधुता का क्या अर्थ है उसको समझिए। देखिए, बंधुत्व शब्द सभी नागरिकों के बीच भाईचारे, देख रहे हैं भाईचारे की बात कर रहा है, एकता की भावना को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देता है। बंधुत्व शब्द क्या है? सभी नागरिकों के बीच भाईचारे और एकता की भावना को बढ़ावा देने की बात करता है। प्रस्तावना में घोषणा की गई कि बंधुत्व को, देख रहे हैं, 2 चीजों को सुनिश्चित करना होगा और 2 चीज क्या है? पहला है व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति गरिमा, और दूसरा है राष्ट्र की एकता और अखंडता। यानी बोल सकते हैं कि बंधुत्व के माध्यम से प्रस्तावना में 2 चीजों पर ज्यादा बल दिया गया है और पहला चीज क्या है? व्यक्ति की गरिमा पर ज्यादा बल दिया गया है। दूसरा है राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने की बात उसमें ज्यादा दिखाई पड़ता है। पहला वाक्यांश जो है व्यक्ति की गरिमा क्या दर्शाता है? दर्शाता है कि संविधान भौतिक बेहतरी सुनिश्चित करता है और प्रत्येक व्यक्ति की पवित्र व्यक्तित्व को मान्यता देता है। देख रहे हैं, व्यक्ति की गरिमा के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति का जीवन जो है एक तरह से काफी गरिमामय हो, वो सभी सुविधाओं के साथ जीवन को सुनिश्चित करे। ऐसा ना हो कि एक तरह से जानवर जैसे जीवन को जिए। नहीं, डिग्निटी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, जैसे हम आर्टिकल 21 में इसका आदर्श भी है, जीवन का अधिकार, उसमें काफी प्रोग्रेसिव तरीके से इस चीज को उठाया गया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता,
वाक्यांश क्या है कि यह राष्ट्र की एकता को मनोवैज्ञानिक और क्षेत्रीय दोनों आयामों में समाहित करता है और एकता और अखंडता को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? सांप्रदायिकता को कम करना है, क्षेत्रवाद को कम करना है, जातिवाद को कम करना है, भाषावाद को कम करना है, अलगाववाद आदि जैसे राष्ट्रीय एकता में आने वाली बाधाओं पर काबू पाना है। और काबू कैसे पाएंगे? जब राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करेंगे, उसको आगे बढ़ावा देंगे। ठीक है। तो देखिए ये तो पूरे उसमें जो टर्मिनोलॉजी जो वर्ड्स प्रयोग किया गया है संविधान की प्रस्तावना में, एक एक वर्ड्स को हमने तोड़ के ब्रेक करके उसका मीनिंग निकाला, उसका अर्थ को समझे और संविधान के प्रोविजन से रिलेट करते हुए इसको आगे बढ़ा। तो पूरा टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर लिए। अब हम थोड़ा समझते हैं कि प्रस्तावना से रिलेटेड जो डिबेट्स है, जो डिस्कशन है, जो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जो डिफरेंट तरह से जजमेंट जो आया था समय समय पर, उसको देखते हैं। पहले हम समझते हैं कि प्रस्तावना से रिलेटेड डिबेट्स क्या थे। देखिए दो डिबेट्स थे। विवाद जो था वो विवाद दो पॉइंट पर था एक तरह से। पहला पॉइंट था, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। देखा ना, पहला पॉइंट, पहला डिबेट का पॉइंट यही था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। और दूसरा था कि अगर संविधान प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है या नहीं, तो दूसरा इसी से रिलेटेड था कि प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं कि नहीं, प्रस्तावना में संशोधन संभव है या नहीं। देख रहे हैं? देखिए मूलतः यही दो डिबेट्स थे। इसी दोनों डिबेट्स पर सुप्रीम कोर्ट के समय समय पर डिफरेंट जजमेंट है। तो वो आप जजमेंट के रिगार्डिंग हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला डिबेट क्या था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं। पहला प्रश्न यही था कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है नहीं। तो देखिए इसका सबसे सिंपल, सबसे पहला जो विवाद ये गया था, जो मामला गया था, वो पहला केस था वो बेरूबारी यूनियन केस 1960। और इस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने काफी इंटरेस्टिंग तरीके से इस पर दो टिप्पणी की। पहला टिप्पणी क्या किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। स्पष्ट तरीके से मान लिया कि प्रस्तावना चूंकि संविधान का भाग नहीं है। और उसके पीछे लॉजिक क्या था? लॉजिक यही था कि प्रस्तावना जो जनरल जो प्रोसेस है, जो आदर्श है, उसको दिखाता है। और प्रस्तावना चूंकि संविधान पहले इनेक्ट हुआ था, बाद में प्रस्तावना इनेक्ट किया गया था, उसको लागू किया गया था। और अगर प्रस्तावना संविधान का भाग होता ही, तो जब संविधान लागू हुआ था उसी समय प्रस्तावना भी लागू हो जाता है। लेकिन प्रस्तावना को तो बाद में लागू किया गया, संविधान पहले लागू हो गया। तो इस आधार पर कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है। देख रहा है, इस प्रकार क्या बोला गया था कि चूंकि प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी के रूप में कार्य करती है, इसलिए संविधान में किसी भी अस्पष्टता की व्याख्या करने में कुछ सहायता प्राप्त प्रस्तावना से ली जा सकती है। कोई डाउट हो, कोई डिबेट मतलब कोई कंफ्यूजन की स्थिति है, तो उसको क्लियर करने के लिए प्रस्तावना का हम हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। देख रहे हैं, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि संविधान की व्याख्या में कुछ सहायता इसे ली जा सकती है। बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से इस बात को खारिज कर दिया और क्या बोला कि संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि इसके जो संविधान के डिफरेंट प्रोविजन है उसको व्याख्या करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए हम प्रस्तावना की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन वो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है। फिर ये मामला आगे बढ़ा और पहुंचा केशवानंद भारती वाद 1973 के मामले में। और इस मामले में 13 जो जज थे वो काफी मतलब लार्ज पीठ का, अभी तक का सबसे बड़ा पीठ है वो केशवानंदी भारती केस में। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो फैसला काफी इंटरेस्टिंग है। और फैसला क्या दिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अब संविधान का हिस्सा माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने काफी इंटरेस्टिंग तरीके से इस पर फैसला दिया और बोला कि चूंकि प्रस्तावना का हम हेल्प लेते हैं संविधान के डिफरेंट प्रोविजन का व्याख्या करने में, वो संविधान के आदर्श का, संविधान का जो फिलोसफी है, संविधान की जो आकांक्षा है, संविधान का जो आदर्श है, जो संविधान का जो मूल्य दिखाई पड़ता है, उसका हेल्प, उसका एक तरह से मेंशन है प्रस्तावना में। और जब हम प्रस्तावना का हेल्प लेते हैं संविधान को व्याख्यायित करने में, तो प्रस्तावना क्या है? संविधान का हिस्सा है। भले प्रस्तावना को बाद में इनेक्ट किया गया। बाद में इनेक्ट क्यों किया गया? क्योंकि जब कोई भी बुक होता है तो बुक पहले बनेगा, उसके बाद उसका समरी बनेगा। और प्रस्तावना को बाद में लागू करने का सिंपल सा सिर्फ इतना ही उद्देश्य था कि प्रस्तावना जो होना चाहिए वो हमारे संविधान के अनुरूप हो। तो पहले संविधान बनेगा तभी तो प्रस्तावना बनेगा, और तभी तो प्रस्तावना संविधान के अनुरूप होगा। जो हमारे आदर्श होंगे उसको हम छाट के इसमें डाल सकते हैं। तो ये लॉजिक था। और इस हिसाब से देखें तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ठीक है। इसी तरह LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को दोहराया और बोला कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, सहमति प्रदान किया। ठीक है।
और अभी वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में स्थिति यही है, यही यही फैसला अभी तक चल रहा है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। जो हमारा डिबेट्स था कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं, तो अभी सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट रिजल्ट, केशवानंद भारती केस और एलआईसी बाद में के बाद स्पष्ट हो गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। अब दूसरा डिबेट क्या था कि क्या प्रस्तावना में संशोधन संभव है या नहीं। अब देखिए, बेरूवारी यूनियन केस में जब 1960 में ये मामला गया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोल दिया था कि यह संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता। इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता है, इसलिए यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है और इसलिए इसमें संशोधन भी नहीं हो सकता। ठीक है। बेरूवारी के यूनियन केस में स्पष्ट बोल दिया कि चूंकि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन करने की बात ही नहीं उठती, संविधान इसमें संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन इस फैसलों को इंटरेस्टिंग तरीके से केशवानंद भारती केस में पलट दिया गया और केशवानंद भारती बाद में आपको पता है 1973 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि प्रस्तावना चूंकि संविधान का हिस्सा है, संविधान का प्रस्तावना अब संविधान का हिस्सा माना जाएगा और इसीलिए यह माना गया कि प्रस्तावना को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते कि संविधान की मूल संरचना, जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रोविजन है, जो केशवानंद भारती वाद से ही निकला था, उसमें कोई संशोधन न किया जाए। यानी बोल सकते हैं कि बेरूवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला था कि चूंकि संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसमें संशोधन संभव नहीं है। लेकिन इसी फैसलों को पलटते हुए केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरेस्टिंग फैसला दिया और बोला कि प्रस्तावना चूंकि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन भी संभव है। लेकिन हमको इतना ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 368 के तहत जब हम उसमें संशोधन करेंगे, तो संशोधन के तहत हम बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रोविजन है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उसमें कोई एक तरह से बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अगर हम उतना कर पा रहे तो प्रस्तावना में संशोधन संभव है। और इसी के तर्ज पर आपको याद है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के प्रस्ताव 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द को उसमें जोड़ा गया। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है और इसी चीज को केशवानंद भारती केस का जो फैसला था उसको एक बार और एक तरह से रिपीट किया गया, बल दिया गया, एक तरह से दोहराया गया और वो जो जजमेंट था वो क्या था, एसआर बोमईवाद में। एसआर बोमईवाद में सुप्रीम कोर्ट में 1994 में स्पष्ट तरीके से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से माना कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, यानी जो विवाद था अब उसका पूरी तरह से हल हो गया। हल क्या हो गया? तो पहला जो डिबेट था वो क्या था, आप बोल सकते हैं कि अब प्रस्तावना संविधान का भाग है। दूसरा क्या है, प्रस्तावना में संशोधन संभव है। ठीक है, दोनों फैसले पे एक तरह से सहमति है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और संविधान चूंकि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन भी संभव है। ठीक है। तो आज के इस पूरे लेक्चर में हमने प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी थे और जो सुप्रीम कोर्ट का जो इसका डिफरेंट जजमेंट था, इसको लेकर जो विवाद था, जो डिबेट्स था, वो सभी को होलिस्टिक वे में चर्चा किया और पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस भी किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।